क्लास में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था एक मॉडल पेपर, और जिसमें कि जो इस बार का जो फिजिक्स का पीजीडी पेपर होने वाला है उसमें 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो जिसका मैंने एक 100 क्वेश्चन का पार्ट लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, उसमें 100 क्वेश्चंस, और जो 100 क्वेश्चन आज फिर डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से इस बार का जो पेपर का पैटर्न रहेगा, 200 क्वेश्चन आएगा, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक हो गया, और 1/4 नेगेटिव भी होगा। तो ये मॉडल पेपर है, कल उसका 100 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन की आप एक बार पक्का खुद से पक्का प्रैक्टिस करें। ठीक है, डेफिनेटली क्या होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो सब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाया था, कल भी मैंने डिस्कस किया था लगभग। आप देखो आज वाला जो पोर्शन होगा उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो शुरू कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स कल 100 किए थे तो ये 101 से आप कैरी करोगे इसको। ठीक है, 101 क्वेश्चन होगा दैट मीन्स। तो ये फर्दर ये फिर से हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास फर्दर फिर से 100 क्वेश्चन होंगे। तो 100 और 100 200 एक मॉडल पेपर पूरा बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये ग्रेविटेशन से पूछा गया है क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। ठीक हो गया। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी, ठीक हो गया, वेट ऑफ ए बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ। ये तो पता ही है, देखो सरफेस पर कितना होता है, 9.8 होता है। सरफेस पर कितना होता है, 9.8 होगा। सरफेस पर 9.8 होता है, आपसे कहाँ पूछ रहा है, सेंटर पर पूछ रहा है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सेंटर पर कितना होगा, वेट ऑफ बॉडी सेंटर पर कितना होगा, 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, ठीक है, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। हमेशा याद रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। बहुत सारे लोग इसमें इंक्रीजेस लिख के आ जाएंगे, कुछ रिमेन से सेम और कुछ डिक्रीज लिख के आ जाएंगे। तो इसके लिए तुम्हें क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि आपसे इक्वेटर पे कह रहा है। देखो इक्वेटर पर बात हो रही है। ठीक है, तो इक्वेटर पर क्या होगा, देखो इक्वेटर पर क्या होगी, जी की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो इंक्रीज होगी। ठीक है, इक्वेटर पर क्या होगी बोलो, अगर इक्वेटर पर पूछ रहा है तब तो जी वैल्यू बनेगा, जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसी में अगर एक क्वेश्चन और आता है पोल, अगर वो तुमसे पोल में पूछे तो पोल वाला जो पर्सन होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जो पोल में जो जी की वैल्यू होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ डिस्कस कर ले रहे हैं इसको। जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था, पोल में कोई चेंज नहीं होता है। पोल में स्मॉल जी की वैल्यू क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। और एक चीज हमेशा याद रखो, जब आप इक्वेटर टू पोल जाते हो, इक्वेटर टू पोल में जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये एलटी में आया हुआ था। ठीक है, अभी एलटी 2021 का क्वेश्चन था, जब व्हेन यू मूव इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट नन ऑफ दिस, तो इंक्रीजेस होगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखोगे, और जो पोल पर क्या होती है, जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, पोल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर पर जी की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम होती है। तो देखो एक ही क्वेश्चन के साथ हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये तुमसे बोलो कि इक्वेटर में पूछे, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर जाए तो इक्वेटर पर पूछेगा तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, पोल पर पूछेगा तो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, इस बात को ध्यान से सीखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, देखो टोटल एनर्जी को मैंने डिफाइन किया था। टोटल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। देखो टोटल एनर्जी क्या होता है बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो कितना आ जाएगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी भी पूछता है कभी कभी, तो ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर हो जाएगा। और अगर तुम टोटल एनर्जी करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r आ जाएगा। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशन के साथ तुमको यहाँ से तुम कभी कभी एक्सप्रेशन भी पूछ लेगा। ठीक है, तो वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और यहाँ अब हमसे क्या पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट के बारे में बात हो रही है। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज जीरो, इस तरीके से हमसे पूछ रहा है। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी,
ऑलवेज निगेटिव होगी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्रेविटेशन से ही है। तो क्या कह रहा है, देखो टू सैटेलाइट हमारे पास, एक का मास कैपिटल एम और दूसरे का मास 9m है, आर ऑर्बिटिंग अ प्लेनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो अगर आप लोग टाइम पीरियड की बात कर रहे होगे तो याद होना चाहिए तुम्हें 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन कितना होता है, g कैपिटल M होता है। ठीक है, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ। हमको तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट g कैपिटल M अपॉन r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तुम देख पा रहे होगे केपलर्स का थर्ड लॉ, यहाँ से क्या आ रहा होगा, जो टी स्क्वायर है टाइम पीरियड का स्क्वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के। तो देखो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट, यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब इस एक्सप्रेशन को आप इन दोनों के लिए लिखोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। और तुमको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होता है, वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, वो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 1:1 होगा। क्लियर हो गया है? क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एमिटेड फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब डिपेंड्स ऑन। देखो लैम्डा मिनिमम तुमको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी आता है यहाँ से। न्यूमेरिकल क्या आता है यहाँ पर, hc/ev होता है, hc/ev। v इज नॉट वेलोसिटी, v इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्लियर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम में इसका आंसर आता है। तो तुम देख पा रहे होगे कि जो लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ है वो क्या है, पोटेंशियल के, वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिर से देखो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है। टू सैटेलाइट आर इन द पार्किंग ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एक का मास दे रखा है 10 टाइम्स ऑफ द अदर दे रखा है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो टाइम पीरियड होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो टाइम पीरियड अभी प्रीवियस में मैंने डिस्कस किया था वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो काइनेमेटिक्स से एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि द पार्टिकल इज मूविंग, एक कोई पार्टिकल मूविंग कर रहा है, उसकी वेलोसिटी तुमको x और y किसी इंस्टेंट पर तुमको दे रखा है कि ये कांस्टेंट है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ पूछ रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरीके से पाथ की इक्वेशन निकालने को भी आ जाती है। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास क्या है, अगर जो हमारे पास ये, अगर हम ये वेलोसिटी की ये जो इक्वेशन दी है, हम इसको ऐसा लिख दें, बताओ हम इसको क्या लिख दें, बताओ, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिख दें इसको। ऐसा तो लिख ही सकते हैं, फर्स्ट वाला आई एक्स का, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, दूसरा वाला वाई का हो जाएगा। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, तुमको बहुत अच्छे से जैसे जानते हो, dx अपॉन dt होती है, dx अपॉन dt वेलोसिटी होती है। तो आई वाला कंपोनेंट को जब आप इक्वेट करोगे तो ky आ जाएगी, एंड जब आप dy बाई dt को इक्वेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, बताओ, dy बाई dt को आप इक्वेट करोगे तो ये kj आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब क्या करो, 2/1 कर दो, 2/1 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बोलो 2 ये dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, dy बाई dx आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, बोलो, dy बाई dx आ जाएगा तो x है वो। ठीक है, यहाँ दोनों कोएफिशिएंट लिख दे, ये क्या आ जाएगा, xk। ठीक है, k xk आ जाएगा ये। ठीक है, xk आ जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x अपॉन y आ जाएगा। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y dy इक्वल टू x dx आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा y² इक्वल टू आ जाएगा x² और यहाँ प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ से y² इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ, इन स्टेप के साथ अगर आप चलोगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, डन। तो 4 इट इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काइनेमेटिक्स से ही है,
फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। देखो मैंने तुमको बताया था ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले तुम xt में खड़े हो, xt से तुमको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे बताओ, vt वेलोसिटी में पहुंच जाओगे। एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन टाइम में पहुंच जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपको कहाँ जाना है, देखो पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट से तुमको एक्सेलरेशन तक जाना है। तो तुमको एक स्टेप, दो स्टेप चलना पड़ेगा, दो स्टेप चलना पड़ेगा। देखो हम सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं, स्टेप नंबर 1 चल लेते हैं, हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 इज इट्स वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी निकल गए। अब मुझे एक्सेलरेशन तक पहुंचना है तो मैं स्टेप नंबर 2 जाऊंगा, स्टेप नंबर 2 करूंगा। अब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा dv/dt। तो एक्सेलरेशन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 6t माइनस 12 आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आप क्वेश्चन को फर्दर पढ़ो। अब क्या कह रहा है, देखो द वेलोसिटी निकालनी है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। तो तुमसे कह रहा है कि जब इसका एक्सेलरेशन 0 है उस समय वेलोसिटी निकालो। तो यहाँ से देखो 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ से टाइम निकल गया, टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। ये तो टाइम 2 सेकेंड आ गया जब एक्सेलरेशन 0 है। अब इस टाइम पर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइम पर मुझको वेलोसिटी निकालना है। इस t इक्वल टू 2 को आप कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। इस t इक्वल टू 2 को आप यहाँ पुट कर दो। ठीक है, इस t इक्वल टू 2 को आप इस वेलोसिटी वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो जब वेलोसिटी वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो -9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, -9 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, फर्दर देखो, व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्टेन ऑर्बिट द क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट, केपलर का सेकंड लॉ जानते हो कि प्लेनेट, सन से प्लेनेट को मिलाने वाली रेखा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को स्वीप आउट करती है। तो दैट मींस जो एरिया अपॉन टाइम मतलब एरियल वेलोसिटी हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बोलो, एरियल वेलोसिटी इसकी राइट कांस्टेंट रहेगी। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो केपलर सेकंड लॉ है, केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको भी आप इसी के साथ सीख लें। क्लियर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो केपलर का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एरिया। क्लियर, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इस क्वेश्चन को भी तैयार रखेंगे। अब देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन। ये तुमको दे रखा है 10⁻13 एंड 10⁻, कितना 12 मीटर दे रखा है। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, तो हम क्या जानते हैं बताओ, केपलर थर्ड लॉ जानते हैं कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के। अब हमको यहाँ टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना है, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाएगा, r⁻3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, देखो हमको यहाँ टाइम पीरियड का रेशियो करना है, टी नेपच्यून अपॉन टी सैटर्न। ठीक है, ये आ जाएगा s। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हमको 10⁻13 और ये 10⁻12 की पावर 3/2 है। तो 10 आ जाएगा, 10 की पावर हाफ, रूट 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो tn अपॉन ts का जो टाइम पीरियड का रेशियो आ जाएगा वो 10√10 आ जाएगा। ठीक है, 10√10। ये बड़ा कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर श्रिंक का मतलब कम हो रही है, ठीक है, बाय 1% से कम हो रही है। ठीक है, श्रिंक का मतलब क्या होगा, कम होना। और इसको हमेशा आप विथ साइन के साथ लेना, विथ साइन के साथ लेना। अगर श्रिंक हो रही होगी तो माइनस लिखोगे और एक्सपेंड हो रही होगी तो प्लस लिखोगे। 1% इट्स मास रिमेनिंग, मास में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी बताना है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। जी इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल जी m अपॉन r² होता है। ठीक है, तो जी भी कांस्टेंट है, m भी ये सेम लो कह रहा है, तो हमसे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये दोनों तो हो जाएंगे कांस्टेंट है तो हटा दिए मैंने, तो जी ये आ गया। देखो रेडियस के साथ ऐसे वेरी हो रहा है। अब मुझे चेंज इन डेल्टा, परसेंटेज चेंज निकालना आना चाहिए। परसेंटेज चेंज ये होता है, देखो
परसेंटेज चेंज इन जी में ऐसे निकालेंगे, और इस आर को ऊपर ले जाओगे, -2 आगे आ जाएगा, -2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है। और देखो डेल्टा आर अपॉन आर 100 क्या है ये बताओ, ये क्या है, रेडियस श्रिंक हो रही है, तो ये वाला जो फैक्टर है ना, इसको विथ साइन लेना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। विथ साइन लेना है तुमने, तो श्रिंक हो रही है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा बताओ, -2 और -1, दैट मीन्स 2%। 2% ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन जी व्हेन रेडियस इज श्रिंक बाय 1%। तो जनरली क्या हो रहा होगा, रेडियस कम हो रही है तो जी बढ़ रहा होगा, रेडियस कम हो रही है तो जी बढ़ रहा होगा, कितने परसेंट से बढ़ रहा होगा, तो आंसर होगा 2%। तो जो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड बट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अमंग देम ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम, ठीक है। रेंज तो तभी मैक्सिमम होगी बताओ, जब आप क्या करोगे, किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा इक्वल टू 45 में फेंकोगे, तब जो रेंज होगी बताओ वो मैक्सिमम हो जाएगी। होती है कि नहीं होती है बताओ। तो यहाँ देख लो, यहाँ तो सारे 45 तो कोई एंगल दिया नहीं है, तो 45 नहीं दिया है, तो यहाँ उसी के आसपास वाला एंगल 48 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड इन, ये इसकी डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। इट इज लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है तुमको, और मैक्सिमम टॉर्क, देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें, सीधे आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। टॉर्क कितना लगता है बताओ, टॉर्क लगता है पी साइन थीटा। अब तुमको पी क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, डायरेक्ट नहीं दिया है तुमको, चार्ज और एल दे रखा है, तो पी को आप क्या लिखोगे, क्यू इंटू 2L लिखोगे, और ई साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है, ई साइन थीटा लिख देंगे। क्लियर। और मैक्सिमम टॉर्क कह रहा है, मैक्सिमम के लिए कितना होगा बताओ, मैक्सिमम के लिए थीटा को कितना लिखोगे, पी साइन थीटा होता है, साइन 90 तो 0 हो जाएगा, मैक्सिमम तो तभी होगा ना जब सेम उसमें रहेगा, ठीक है। थीटा 0 हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। क्लियर हो चुका है। थीटा 90 होगा, साइन 0 तो 0 होगा ना। फॉर मैक्सिमम के लिए कितना होगा, फॉर मैक्सिमम टॉर्क टाउ मैक्सी के लिए कितना होगा बताओ, थीटा 90 होना चाहिए। तो जब थीटा 90 होगा तो थीटा के बारे में कह नहीं रहा है, पर मैक्सिमम टॉर्क कह रहा है, तो आप लोग समझ जाओ मैक्सिमम टॉर्क कब लग रहा होगा, जब थीटा 90 होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इंटू 2L E आ जाएगा बस। अब देखो चार्ज तुमको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ लिखना मत भूलना, कूलम में चेंज करो, और इंटू 2L की जगह तुमको दे रखा है 0.03, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दे रखा है 2 इंटू 10⁵, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टाउ आ जाता है 1.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, ठीक है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। 3 इसका क्या आ जाएगा बोलो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। अगला देखो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रो की बात कर रहा है, ऑफ ए मटेरियल ऑफ वायर इज रो, ठीक है, दे रखा है, और इसका वॉल्यूम दे रखा है 3, और रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम। कह रहा है कि लेंथ निकालो, कह रहा है, देखो हम बचपन वाला फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए जानते हैं। अब देखो हमें वॉल्यूम इंट्रोड्यूस कराना है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड कर देता हूँ, तो रो एल अपॉन ए, और एल से मल्टीप्लाई करो एल से डिवाइड करो, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या बन जाएगा, रो एल स्क्वायर, यहाँ ए इंटू एल वॉल्यूम बन जाएगा, ए इंटू एल क्या बन जाएगा बोलो, वॉल्यूम बन जाएगा। यहाँ से तुम्हें एल निकालना है, ठीक है, यहाँ से आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, लेंथ इक्वल टू क्या, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू वॉल्यूम अपॉन रो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस कितना दिया है बताओ, रेजिस्टेंस 3 दे रखा है, तो वैल्यू रख दो, रेजिस्टेंस है 3, वॉल्यूम भी दे रखा है 3, और रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, वो तो रो ही दे रखा है। तो यहाँ से ये तो एल है, ये तो एल स्क्वायर है, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/√रो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, ठीक है। जनरली बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, ये हमको रेडियस भी दे रखी है, और एक इलेक्ट्रॉन है देखो, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक हो गया।
और हमको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, आर दे रखा है हमको, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, इसके लिए भी आप एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डायपोल मोमेंट का भी एक फॉर्मूला होता है कि हमें क्या निकालना है, आई कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टी इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख सकते हो। इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करो। इक्विवेलेंट मैग्नेटिक को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो होता क्या है हमारे पास। ठीक है, अब देखो होगा क्या, हम क्या जानते हैं, देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आना चाहिए हमको। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आना चाहिए कि जो m इक्वल टू क्या होता है बताओ, m इक्वल टू होता है आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया। ठीक है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। अब हमको यहाँ क्या दे रखा है, अब एरिया तो हमको मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। अब देखो हमको करंट हम जानते हैं कि करंट कितनी होती है। ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/t को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो आई इक्वल टू क्यू एफ हो गया। इसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ फ्रीक्वेंसी ही दी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है तो हम आई इक्वल टू क्यू एफ लिख सकते हैं, और एरिया की जगह हम फर्दर क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो जब आप इसको देखो सॉल्व करने वाले हो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो अब मैं एम में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आई की जगह में क्या रखूंगा, क्यू इंटू एफ रखूंगा, और ए की जगह में क्या लिख दूंगा, पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ किसके बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, तो आप क्यू की जगह ई लिख दो अब। ठीक है, ई इंटू फ्रीक्वेंसी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ई तुमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ होता है, और फ्रीक्वेंसी तुमको गिवन है 6.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज दे रखी है, ऐसा यूनिट है। पाई तुमको पता है 3.14 रख लो। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर देखो आर दे रखा है तुमको 5.1, ये 5.1, आर कितना दे रखा है 5.1 इंटू 10⁻⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से m की, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8.9 इंटू 10⁻24 यूनिट क्या लिखोगे बोलो, एम्पियर मीटर माइनस 2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, ये m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेल्सियस के बारे में पूछ रहा है। तो देखो ये काइनेटिक गैसेस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है, केटीजी का क्वेश्चन है। तो हम क्या जानते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी जानते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ केटी होता है। देखो मुझे यहाँ ही, ये तो कांस्टेंट है, इसके बारे में तो कुछ बात हो नहीं रही है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो मैं क्या लिख देता हूँ बताओ, E1/E2 इक्वल टू मैं लिख देता हूँ T1/T2 लिख देता हूँ, इस T2 को मैंने निकालना है। ठीक है, अब E1 क्या है बताओ, E, और E2 क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द काइनेटिक। E2 की जगह आप क्या लिखोगे बताओ, E/2 लिखोगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलो, 273 ऐड करो 300/T2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, अगर यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2T2 इक्वल टू 300 आ जाएगा, और T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 केल्विन आ जाएगा, 150 केल्विन आ जाएगा। और तुमको तो डिग्री सेल्सियस में आंसर चाहिए, 150 में से आप 273 माइनस कर दो, तो ये -123 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। देखो अब बहुत मजे की बात क्या है, 150 भी आंसर दिया है, 150 भी देखो आंसर है, पर 150 डिग्री सेल्सियस में नहीं है, 150 केल्विन में है। दोनों ऑप्शन तुम्हारे एग्जाम में दिए गए हैं, तो अगर तुमसे केल्विन में एक्सप्रेस करने को कह रहा है तो -123 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। ठीक है, नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर कितना होता है, 2Q। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 2Q होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू इंक्रीज द चार्ज ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हमको क्या करना है, C इक्वल टू क्या जानते हैं हम, देखो Q इक्वल टू C इक्वल टू हम जानते हैं QV, Q इक्वल टू CV जानते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज द चार्ज,
तो चार्ज इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, V को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चार्ज इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन किससे है, कैपेसिटेंस से ही है। कैपेसिटेंस से क्या कह रहा है, देखो द कैपेसिटेंस सी के ही बारे में बात कर रहा है। द कैपेसिटेंस सी ऑफ ए कैपेसिटर, मैंने बताया था सी इक्वल टू क्या होता है बताओ, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना। और ये सी इन पर इंडिपेंडेंट रहता है, बहुत मैं समझाया था मैंने। इंडिपेंडेंट जो सी होता है बताओ, ये क्यू और वी पर इंडिपेंडेंट रहता है और ट्रिपल एस पर डिपेंड करता है। ट्रिपल एस पर क्या करेगा, डिपेंड। ट्रिपल एस का मतलब शेप हो गया है, ठीक हो गया, ये साइज हो गया है और ये सराउंडिंग हो गया है, ठीक है। सराउंडिंग का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मीडियम कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप याद ध्यान रख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो इन तीनों में डिपेंड कर रहा होता है, क्यू और वी में इंडिपेंडेंट रहता है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा और रेशियो है तो कांस्टेंट रहेगा। अब देखो ऑप्शन देख लो, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, बिल्कुल सही है, पहला ही वाला सही है, मैंने यही तो बताया है। चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। और बहुत सारे बच्चे क्योंकि फॉर्मूला तो ये पढ़े रहते हैं सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो इसका मतलब वो बोलते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल में भी क्या हो रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला लगा के आओगे तो गलत, ठीक है। तो चार्ज और किसमें इंडिपेंडेंट है, देखो चार्ज और वोल्टेज में तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, रेशियो है, नेट रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ देखो कैपेसिटेंस का ही एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर कैपेसिटेंस C1 C3 C4 C5 ये सबके सब 4 माइक्रोफैरड के हैं, और जो C2 है वो कितना 10 माइक्रोफैरड का है। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है A और B के बीच में, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम को हमको यहाँ से देखने से तो नहीं पता चल रहा होगा कि ये कौन सीरीज कौन पैरेलल है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट होता है, इसकी हेल्प से देखो हम क्या करेंगे, इस ये वाला जो सी है इसको ऐसे ऊपर खींचो और इस बी को ऐसे नीचे खींचो। इस तरीके से आप क्या करोगे, सर्किट को रीड्रॉ करना, और ए और बी हमेशा आप क्या करोगे, साइड में ही लिखना। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, साइड में ही रहेंगे। सी को ऊपर खींचा और डी को तुमने इस तरीके से डाउनवर्ड स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। अब देखो ए और सी, अब इसके बाद क्या करना है, रेजिस्टेंस को आप यहां से देख के करो। देखो ए और सी के बीच में बात हो रही है, देखो ए और सी के बीच में है C4, ए और सी के बीच में क्या है बताओ, C4 है। इसी के साथ यहाँ पर नेमिंग भी कर देना है। अब बी और सी के बीच में देखो, बी और सी के बीच में है C2, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, C2 चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर हो, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब बी और डी के बीच में देखो, बी और डी, है ना, बी और डी के बीच में अगर हम देखेंगे, यहाँ देखो डी तो है नहीं, डी यहाँ है नहीं, डी तो है नहीं, यहाँ डी की जगह सी दे रखा है, तो हम भी सी ही लिख देते हैं, ठीक है। सी तो नहीं, यहाँ स्मॉल बी है, देखो इस पॉइंट को हम स्मॉल बी लिख रहे हैं, इस पॉइंट को हम स्मॉल बी लिख रहे हैं, ठीक है, स्मॉल बी दे रखा है। तो अब देखो कैपिटल बी और स्मॉल बी के बीच में देखो, कैपिटल बी और स्मॉल बी के बीच में देखो एक C5 है, कितना है बताओ, एक C5 लगा हुआ है, ये क्या है, C5 लगा हुआ है, ठीक है। और ए और स्मॉल बी के बीच में C1 लगा हुआ है, ए और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, ये C1 लगा हुआ है, क्लियर। अब क्या बचा हमारे पास, देखो स्मॉल बी और सी के बीच में C2 लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है बताओ, बी और सी, कैपिटल बी और सी के बीच में C3 है, ये C3 है और ये C2 लगा हुआ है, ठीक है, ये C2 लगा हुआ है, क्लियर हो चुका है। अब तुमको इनकी वैल्यू देखो, C1 C3 C3 C4 C5, ये कितने दे रखे हैं, देखो सब 4 हैं, सब 4 माइक्रोफैरड है, सब 4 माइक्रोफैरड है, ये सब ऑल आर 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, सबके सब 4 है। तो देखो अगर तुम 4 अपॉन देखो C4 अपॉन C3 करो, C1 अपॉन C5 करोगे तो 4/4 दैट मीन्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आने का मतलब क्या हुआ, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस की कंडीशन में। जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में होता है तो जो पोटेंशियल तुम्हारे पास सी का होगा वही बी का हो जाएगा। इसका मतलब ये जो C2 है ना, ये बेकार हो जाएगा, इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो तुम इसको हटा देना। जब तुम इसको हटाओगे तो 4 और 4 देखो, जो चार्ज इसमें फ्लो होगा वही इसमें फ्लो होगा,
4 और 4 इसमें किसमें है, सीरीज में है। और ये वाला देखो, ये 4 और 4 फर्दर ये सीरीज में है। 4 और 4 का सीरीज तुमको आना चाहिए, सीरीज में उल्टा जुड़ता है, कैपेसिटर में सीरीज रिवर्स होता है। 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 16 अपॉन 4 दैट मीन सी। ये कितना आ गया बताओ, 4 आ गया है। कितना आ जाएगा बोलो, 4। ठीक है, ये 4 और 4 का सीरीज क्या होगा बताओ, 4 और 4 का सीरीज 1/C1 प्लस 1/C2, 4 इंटू 4 और 4 प्लस 4 16 अपॉन 4 दैट मीन्स 4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली क्या करोगे, इसकी जगह भी 4 आ जाएगा, है ना। तो अब देखो सर्किट कैसा बन जाएगा, देखो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये 4 और ये 4। अब देखो ये कितना आ गया, ये 4 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड। 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड किसमें है, पैरेलल में है। जब 4 और 4 पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ से जो आंसर आ रहा है, यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। देखो 4 और 4 कैपेसिटर जब पैरेलल मतलब किस में होता है बोलो, पैरेलल में होता है, तो C1 प्लस C2 हो जाता है। तो 4 और 4 8 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर हमको ऑब्जर्व हो रहा है। क्लियर हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर हमको डी में यहाँ से क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा गलत, ये गलत। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। एक बार ये वाला देखो, 4 और 4 का सीरीज देखो, 4 4 जा कितना हुआ, 16, 16/8 ये देखो, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो रही, देखो ये हमने यहाँ पर गलत कर दिया था। देखो 16/8 करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 2 देखो, इस चीज को ऐसी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो अब देखो क्या होगा बताओ, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है और ये भी 2 माइक्रोफेरेड है। और 2 और 2 का तुम जब पैरेलल करोगे ना, C1 प्लस C2 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दीबाजी में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 16/8 मतलब 2 आ जाएगा, 2। इसका देखो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा और ये भी 2 आएगा, और 2 और 2 पैरेलल में होगा तो C1 प्लस C2 कर दोगे, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दीबाजी में गलत नहीं करके आएंगे। अब देखो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी। ठीक हो गया, आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर, बैटरी को तुमने डिस्कनेक्ट कर दिया एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो देखो इंक्रीज, देखो सबसे पहला तो यही है, देखो जब तुमने बैटरी को ही डिस्कनेक्ट कर दिया तो कहाँ से एनर्जी तो इंक्रीज होगी ही नहीं ना। तो बाकी के 3 चीज पॉसिबल है और फर्स्ट वाला इसका गलत ऑप्शन है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, तो देन विच क्वांटिटी इंक्रीज, तो कौन सी देखो, तो तब तो एनर्जी चार्ज, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा तो एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लास स्लैब इज पुट विथ इन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज प्लेट कैपेसिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज, तो करेक्ट आंसर क्या होता है, चार्ज क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है आइसोलेटेड कैपेसिटर के लिए। अब देखो एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, F इक्वल टू क्यू V क्रॉस बी, B क्रॉस बी मत लिखना। अब देखो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होगा, 2He4 हो गया, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, 2E होगा। ठीक है, 2E इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। V तुमको दे रखा है, V तुमको दे रखा है 5 इंटू, एक लाइन में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ से 4 से कितना आ जाएगा, V, ये देखो 2E हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁵ क्रॉस है, और ये कहाँ है बताओ, आई कैप है, आई कैप भी लगाओगे, क्रॉस B दे रखा है तुमको 3i प्लस 2j। ठीक है, ये दे रखा है देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये F इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 2E आएगा, और क्या आएगा बताओ, I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा, I क्रॉस J K हो जाएगा, तो 5 2 जा आ जाएगा 10, 10 इंटू 10⁻⁶ K कैप आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, I क्रॉस I 0 और I क्रॉस J क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा ये। अब तुम यहाँ इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁶ K कैप आ जाएगा ये।
ठीक है, ये हमारे पास फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये अब जब तुम ये तो वेक्टर है, इसका जब मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.2 आ रहा है, देखो 3.2, देखो जो कि 3.2 आ रहा है हमारे पास, 3.2 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये पावर को सॉल्व कर लोगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या फोर्स और तुमको वेलोसिटी दिया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दिया है, तो कैसे फोर्स से निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the target of an X-ray tube is subjected to excitation voltage with the wavelength, अभी बताया था मैंने, लैम्डा मिनिमम कितनी होती है, न्यूमेरिकल भी आता है यहाँ से, SC/EV होती है, इसको न्यूमेरिकल के लिए भी तैयार करना, तो लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा, V के साथ ऐसे वेरी करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी आता है यहाँ से। देखो एल अल्फा, एल बीटा, एल बीटा के लिए क्या होगा, देखो ये है एक्सरे, एक्सरे का जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है उसमें होता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के किसी सेल में करते हैं, तो उस सेल को वहां से क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके ले आता है, ठीक है। उसको फिल करने के लिए अगर के सेल से आ रहा है तो के अल्फा लाइन आएगी, एल से आ रहा है तो एल अल्फा लाइन मिलेगी तुमको, ठीक है। तो ट्रांजिशन याद रखेंगे। तो देखो एल बीटा कह रहा है, एल बीटा के लिए क्या होगा बताओ, जब n=4 से n=2 में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बोलो एल बीटा कहेंगे। एल बीटा तुमको तब एल बीटा तुमको सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। और एल अल्फा पूछेगा तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा एल अल्फा के लिए, क्लियर है ना, ये बताया है मैंने तुमको जब मैं पढ़ा रहा था। अब देखो ये तो बड़ा एटॉमिक फिजिक्स का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब हमसे जी फैक्टर पूछ रहा है, देखो सबसे पहले जी फैक्टर तो तब आएगा जब तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एटॉमिक फिजिक्स का सबसे फेवरेट है 1 + J+1, ठीक हो गया, प्लस S+1 माइनस L+1 अपॉन 2J+1। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले ये याद होना चाहिए। अब देखो J क्या है, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर क्वांटम नंबर हो जाएगा मोमेंटम, और S स्पिन हो जाएगा, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो जाएगा, ये भी पता होना चाहिए तुमको। और देखो जनरल नोटेशन हम क्या लिखते हैं, 2S+1 LJ लिखते हैं, ठीक है। ये 2S+1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को क्या करती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहां से हम S निकालेंगे, देखो J। अब देखो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे J = तो 3 मिल गया, देखो जब मैंने इसको 3D3 से जब मैंने करा तो 3DJ, J = 3 मिल गया। अब देखो तुम क्या जानते हो, SPDF जानते हो, तो L क्या बताता है तुमको, ऑर्बिट के बारे में बताता है। तो S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो अब मुझको यहाँ D दे रखा है, तो D के लिए मुझे L की वैल्यू पता चल गई, देखो L की वैल्यू कितनी पता चल गई, 2 पता चल गई, क्लियर है, L की वैल्यू 2। देखो मुझे J पता चल गया है और L पता चल गया। अब मुझे S पता करना है। S के लिए क्या करो, आप सीधे सीधे कंपैरिजन कर दो। देखो S के लिए क्या करोगे आप, 2S+1 को किसके इक्वल रख दो, 3 के इक्वल रख दो, तो ये 3 - 1 2, तो S = 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमको क्या, J भी मिल गया, J भी मिल गया, L भी मिल गया और S भी मिल गया। इन सब वैल्यूज को आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। 4/3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से जो G की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आती है, 4/3 निकल के आएगी। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर 1, और फॉर्मूले में जो जो टर्म यूज हो रहे हो उनका मतलब पता होना चाहिए, और उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पता होना चाहिए। तो 1 नंबर हमारा आ जाएगा, बड़े आसानी से आएगा, ठीक है। और हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार एक क्वेश्चन तो मान के चलो कि आता ही आता है एग्जाम में, क्लियर, गेटिंग द पॉइंट। अब देखो क्या कह रहा है, द टेम्परेचर T डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहा है विथ क्यूरी टेम्परेचर। तो देखो क्यूरी वेस्ट लॉ होता है, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा, है C/T - Tc, और Tc इज द क्यूरी टेम्परेचर, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और T हमेशा ग्रेटर देन होगा Tc से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप इन अ सुपर कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो इसका सी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डीजेनरेसी, ये वाला भी क्वेश्चन एटॉमिक फिजिक्स का फेवरेट क्वेश्चन है। द डीजेनरेसी ऑफ J स्टेट अराइजिंग फ्रॉम 3p कह रहा है। देखो अब जब भी तुमसे देखो मल्टीप्लिसिटी की बात पूछे ना,
मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी की बात पूछेगा तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 2s+1। पर जब तुमसे डीजेनरेसी की बात पूछे ना, जब तुमसे डीजेनरेसी निकालो कहेगा, तो आप 2j+1 करना बस। 2j+1 कर दोगे, 2j+1 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, डीजेनरेसी मिल जाएगी। तो अब मेरा काम क्या होना चाहिए, जे को फाइंड आउट करना है मुझे, है? तो करेंगे कैसे, देखो अब देखो हमको क्या दे रखा है, देखो 3p दे रखा है, 3p दे रखा है। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, देखो SPD, इसके लिए मुझे L की वैल्यू पता चल गई 0 1 2। यहाँ P दे रखा है, P दे रखा है, तो बताओ यहाँ L की वैल्यू कितनी होगी, P की, यहाँ देखो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, L की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना? और S की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, S की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2s+1 को हम किसके इक्वल रख देंगे, 3 के, तो S इक्वल टू ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है? तो देखो L और S तुमको मिल गया, तो J की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, J की वैल्यू कितनी होती है, L+S से मॉडुलस ऑफ L माइनस एस, J कभी माइनस में नहीं होता है। तो जब तुम L+S करोगे तो 1 और 1 2 आ जाएगा, और जब L-1 करोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, 0 और 2 के बीच में कितने नंबर आएगा बताओ, 1 ही तो आएगा। तो ये तुमने J की वैल्यू निकाल ली, ये तुमने J की वैल्यू निकाल ली। तो जब तुम्हारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वो 3p, क्या है बताओ, वो 3p, जो 3p है हमारे पास, अब ये कितना आ जाएगा, 2 1 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 1 0 आ जाएगा बस। अब तुमने डीजेनरेसी निकालनी है, डीजेनरेसी निकालनी है। डीजेनरेसी कितनी होती है, 2j+1। सबसे पहले इस 2 को रखो, सबसे पहले रखो j इक्वल टू 2 रखो, j इक्वल टू 2 रखोगे तो डीजेनरेसी 8+1 9 हो जाएगी, 2 रखोगे, सॉरी 8+1 9 की होगी, 4+1 5 हो जाएगी, ठीक है? अब जब j इक्वल टू तुम कितना रखो बताओ, 1 रखो, 1 रखोगे तो 3 हो जाएगी। अब जब j इक्वल टू कितना रखोगे, 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, j इक्वल टू 0 रखोगे तो 1, तो ये आ जाएगा 5 3 1 वाला ऑप्शन देख लो, 5 3 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। देखो कभी कभी टोटल नंबर ऑफ डीजेनरेसी भी पूछ लेता है, तो टोटल नंबर ऑफ डीजेनरेसी पूछेगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ डीजेनरेसी पूछेगा तो आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डीजेनरेसी, टोटल नंबर ऑफ डीजेनरेसी, उसका भी आंसर कितना होगा, सबको ऐड कर दोगे, 5 + 3 8 और एक 9, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 9 पूछो, कभी कभी टोटल भी पूछ लेता है, तो सबको आप ऐड कर देना तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन अ 2 लेवल लेजर मटेरियल कैन नॉट बी अचीव बाय, ठीक है, लेजर फिजिक्स का है, एटॉमिक का ही है, तो कब इंक्रीज नहीं होगा बताओ, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में एटम ज्यादा और ग्राउंड में कम, इसी को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। तो इसमें तो क्या पूछ रहा है हमसे, कैन नॉट पूछ रहा है, तो ये कब पॉसिबल नहीं हो सकता है, इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका यही यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, द रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एटम होने चाहिए ग्राउंड स्टेट से, तब उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहोगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्वांटम मैकेनिक्स, द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर द मोमेंटम, मोमेंटम के लिए देखो मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, -i(h) का डेल्टा होता है, कभी ऐसा भी लिखा आ जाता है, या कभी इसकी वैल्यू आ जाती है -i(h) का डेल अपॉन डेल एक्स करके आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, डेल अपॉन डेल एक्स या ये, तो माइनस तो जो कि बी के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोमेंटम ऑपरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में आ गया, a particle of mass m constrained to move plane xy इक्वल टू c में मूव करने के लिए वो कंस्ट्रेंट है, अंडर ग्रेविटी y एक्सिस वर्टिकल, लैग्रेंजियन लिखना है। तो देखो लैग्रेंजियन लिखने के लिए क्या आना चाहिए, लैग्रेंजियन इज, ये लैग्रेंजियन के लिए तुम्हें T इज द काइनेटिक एनर्जी, V इज द पोटेंशियल एनर्जी, लैग्रेंजियन रिप्रेजेंट एनर्जी, और कैसे डिफाइन करोगे, L-V, सॉरी T-V, वेयर T इज द काइनेटिक एनर्जी और V इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब इस केस के लिए तुम काइनेटिक एनर्जी लिखो। अब लैग्रेंजियन कैसे लिखोगे, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, v मतलब यहाँ पर x इस पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, तो v का मतलब dx/dt का स्क्वायर, मतलब x डॉट का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, मैं सिर्फ यहाँ अभी काइनेटिक एनर्जी के लिए बात कर रहा हूँ तुमसे, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, हाफ एम वाई डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन करेंगे, इस कर्व का यूज करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू सी। यहां से मैं वाई निकाल लेता हूं क्योंकि यहाँ वाई नहीं है, क्वेश्चन में वाई नहीं आ रहा है, सिर्फ एक्स से आ रहा है, तो वाई को मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ। वाई इक्वल टू एक्स बाई सी हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए बताओ, डी वाई बाई डी टी चाहिए, मतलब डॉट चाहिए। ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से y निकालोगे तो एक्स वाई इक्वल टू सी आ जाएगा। जब यहाँ से y निकालोगे तो सी बाई एक्स आएगा, है ना। y निकालोगे तो कितना आएगा, सी बाई एक्स। अब देखो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो -1/x² आएगा, -1/x², और यहाँ पर क्या आएगा, एक c आएगा, और एक बार x का और होगा, ये x डॉट आ जाएगा। ठीक है, अब हमको तो क्या चाहिए बताओ, y का डॉट चाहिए हमको, इसका स्क्वायर करना है। y डॉट का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, c²/x4, x डॉट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई। तो ये y की वैल्यू आ गई, तो अब देखो हमारे पास y डॉट का, अब यहाँ पर हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई बताओ, हाफ m x डॉट का स्क्वायर और प्लस, और दूसरा वाला टर्म को सॉल्व करके कितना आया, c²/x4, c²/x4 इंटू x डॉट का स्क्वायर, देखो क्या तुमको लिखना आ रहा है, बताओ क्या तुमको लिखना आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी लिखनी आ रही है तो बोलो हाँ, बोलो अगर लिखना आ रहा है तो। क्लियर, तो देखो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mg वाई तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, h की जगह y हो जाएगा, और यहां से तुम क्या करोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे c/x, क्योंकि देखो c/x, तो mg c/x। गेटिंग द पॉइंट। तो बताओ अगर तुमको समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, हाँ टाइप करो, समझ में आ रहा है तो हाँ टाइप करो। अब देखो हमको दोनों चीज मिल गई, तो L इक्वल टू आ जाएगा T माइनस बी। अब T की वैल्यू आप रख लो, हाफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस c²/x4 x डॉट का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस mgc/x। देखो ये आंसर है, ये लैग्रेंजियन है। लैग्रेंजियन लिखना आना चाहिए आपको, लैग्रेंजियन लिखना आना चाहिए, तभी बात बनने वाली है। अब देखो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं हम, इसमें से x डॉट हाफ इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हाफ m x डॉट के स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस 1, ये देखो माइनस, तो यहाँ से देखो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जब यहाँ से आप क्या करोगे, हाफ कॉमन लोगे। ठीक है, यहाँ से अगर आप हाफ m कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा बोलो, हाफ m x डॉट का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 प्लस c²/x², ठीक है, c²/x⁴, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस mgx वाला आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस, ये देखो माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए, तभी जाके तुम इन क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हो, करेक्ट ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लैग्रेंजियन निकालने को आता है बार बार क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक और क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अब देखो हैमिल्टोनियन कह रहा है, देखो अब हैमिल्टोनियन कह रहा है, तुम्हें लैग्रेंजियन दिया है, बताओ, कह रहा है हैमिल्टोनियन निकालो कह रहा है। तो देखो आप लोगों को एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, हैमिल्टोनियन H इक्वल टू समीशन पी के क्यू के का डॉट माइनस L। ठीक है, ये आप इस इक्वेशन से आप हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में बदल सकते हो और लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में बदल सकते हो, दोनों चीज यहीं से कर सकते हो। अब देखो हमको क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हमको लैग्रेंजियन दिया है और हैमिल्टोनियन निकालना है। ठीक है, तो मैं तो सीधे इसी इक्वेशन को यूज करूंगा। अब यहाँ देखो हम, मेरे पास मोशन x और y में हो रहा है, तो मैं इस p के q के को कैसे रिप्लेस करूंगा, देखो h इक्वल टू, अब मैं समीशन को ओपन कर रहा हूँ, p1 q1 का डॉट प्लस p2 q2 का डॉट, इस तरीके से 1 का मतलब x, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बताओ इसको, px x का डॉट, px इज द जनरलाइज मोमेंटम होता है। ठीक है, और प्लस py y का डॉट, क्योंकि qk का मतलब y, और माइनस l। देखो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये देखो अब मुझे ये सारी चीजें निकालनी है। अब मैं क्या जानता हूं, देखो जो जनरलाइज मोमेंटम होता है, ना,
जनरलाइज मोमेंटम की वैल्यू भी मुझे पता होती है क्या होती है। देखो P इक्वल टू क्या होता है ना। अब देखो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डेल डेल एल। अब हमको यहां से निकालना है डेल एल अपॉन डेल एक्स का डॉट, ये कितना होता है बोलो, जनरलाइज मोमेंटम। ये डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट को हम जनरलाइज मोमेंटम कहते हैं। तो इसका तुम एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो पी एक्स मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2a एक्स डॉट आ जाएगा। क्लियर, 2a एक्स डॉट आ जाएगा। अब देखो सिमिलरली तुम पी वाई भी निकाल लो, डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2b वाई डॉट आ जाएगा बस। अब इन दोनों वैल्यूज को आप हैमिल्टन वाली इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो पी एक्स की जगह तुम क्या लिखोगे, 2a एक्स डॉट और एक एक्स डॉट बाहर से है, ठीक है, प्लस पी वाई की जगह तुम क्या लिखोगे, 2b वाई डॉट और एक वाई डॉट बाहर से है। क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर। माइनस देखो l, अब माइनस l, ये वाला l तुमको क्वेश्चन में दिया है, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा बताओ, 2a एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस 2b वाई डॉट का स्क्वायर। बोलो आ रहा है, आ रहा है तो यस टाइप करो, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो चुका है। 2a एक्स का स्क्वायर प्लस 2b वाई का स्क्वायर। देखो अब ये माइनस को यहाँ गलती मत करना, ये बहुत सारे लोग साइन चेंज करने में बड़ी दिक्कत कर देते हैं। इस माइनस को, ये इसको लिखना है मुझे, कितना आ जाएगा बताओ, माइनस ए एक्स का डॉट स्क्वायर। अब ये माइनस बन जाएगा माइनस बी वाई डॉट स्क्वायर। अब ये प्लस बन जाएगा प्लस के एक्स वाई। देखो इस स्टेप में आप गलती मत करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। आंसर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं हो पाता है। अब देखो इन दोनों टर्म को एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो। देखो 2 एक्स डॉट का स्क्वायर तो ए एक्स डॉट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। h इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स डॉट का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी वाई डॉट का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा। इसमें से भी एक माइनस होगा तो बी वाई डॉट का स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, प्लस के एक्स वाई। तो देखो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मैच कर लो। अब देखो आंसर पी एक्स और पी वाई में दिया है, तुम लोग क्या करो, इस इक्वेशन से आप एक्स डॉट की वैल्यू निकाल लो, यहां से आप एक्स डॉट की वैल्यू निकालो, यहां से वाई डॉट की वैल्यू निकालो, उस इक्वेशन में रख दो। एक्स डॉट की वैल्यू कितनी होगी बताओ, पी एक्स अपॉन 2a है ना। अब क्योंकि आंसर इस फॉर्म में दिया है, ये कितना है बताओ, पी एक्स अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये कितना होगा बताओ, पी वाई अपॉन 2b का होल स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ, ये पी एक्स का होल स्क्वायर 4a, स्क्वायर से कैंसिल और ये b से b कैंसिल, पी वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4b प्लस के एक्स वाई। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, उसी के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पी एक्स अपॉन 4a, पी वाई अपॉन 4b और प्लस 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 देखना है, प्लस माइनस वाला नहीं देखोगे। तो ये तो मुझे ऑप्शन नंबर सी ही ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए आपकी हैमिल्टोनियन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर, तो अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हमने क्या किया था, हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन निकालना सीखा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, अब हमको लैग्रेंजियन दिया है और हैमिल्टोनियन निकालना है, जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है। तो देखो लैग्रेंजियन इक्वेशन बतानी है, देखो हमको सबसे पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था हैमिल्टोनियन इक्वेशन पी थीटा इक्वल टू कितना होता है, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट होता है। तो आप पी थीटा निकाल दो, सबसे पहले पी थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा डॉट का 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पी थीटा, अब यहाँ से अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, थीटा डॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। थीटा डॉट कितना आ जाएगा बताओ, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो थीटा डॉट है, कोई ऑप्शन में है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये तो हो गया। इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या करोगे, एंड अब आप पी थीटा का डॉट निकालो, वो कितना होगा बताओ, माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा होता है वो, सिर्फ इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए। तो देखो माइनस डेल एल अपॉन, जब डेल थीटा करोगे आप तो इस माइनस को माइनस के साथ ले जाओगे प्लस बन जाएगा, एम जी एल कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस एम जी एल कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस एम जी एल साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो ये दोनों कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है,
देखो थीटा इक्वल टू ये और देखो यहाँ से क्या ऑप्शन, यहाँ से हमको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन ही करेक्ट है। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन हर बार का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो इसके बाद एक और पॉपुलर क्वेश्चन है कि टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 2m आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि हमको फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। इसके लिए देखो टू बॉडी को हम, टू बॉडी सिस्टम को अगर एक बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, हम रिड्यूस मास का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। m1 m1 m2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हो चुका है? तो म्यू पता चल जाएगा 2m स्क्वायर अपॉन 3m। यहाँ से म्यू पता, रिड्यूस मास 2m/3 आ जाएगा। ये रिड्यूस मास पता चल गया। अब मुझे तो क्या करना है बताओ, लैग्रेंजियन लिखना तो अभी भी आना ही चाहिए। मुझे लैग्रेंजियन लिखना चाहिए L इक्वल टू टी माइनस वी। तो L इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ m, m की जगह में रिड्यूस मास लिखूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा, x डॉट का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस में ही मोशन हो रहा है, और माइनस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो हमने लैग्रेंजियन बहुत अच्छे से लिख ली। अब आप वही स्टेप करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर जाएंगे हम। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होता है, डी अपॉन डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल एक्स, जो होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा उसी के रिस्पेक्ट में करोगे, माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको याद होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये डी अपॉन डी टी आ जाएगा। जब एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे 2 से 2 गायब हो जाएगा, ये म्यू एक्स डॉट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बोलो, म्यू एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स करोगे, माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हाफ आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स आ जाएगा। हाफ क्यों आएगा, हाफ से हाफ भी कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बोलो के एक्स आएगा, इक्वल टू ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ। अब इसको यहीं पे नहीं छोड़ना, एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो ये म्यू एक्स डबल डॉट हो जाएगा, म्यू एक्स डबल डॉट माइनस 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 के एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्स डबल डॉट माइनस के बाई म्यू एक्स इक्वल टू 0। और दिस इज अ इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसकी इक्वेशन है। जब आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई म्यू आ जाएगा, के बाई म्यू। और म्यू तुमने फाइंड आउट, म्यू की वैल्यू तुमने निकाल रखी है, म्यू की वैल्यू 2m/3 निकाल रखी है। तो देखो 2m/3 ये ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ से तुमको फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड पता चल जाएगा, 3k/2m पता चल जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा फेमस 3k/2m। ठीक है, 3k/2m जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑब्जर्व हो रहा है। तो देखो बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बेहतरीन प्रॉब्लम है। तो इसको आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो करेक्ट आंसर की ओर पहुंच पाएंगे। देखो एक और हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आता है कि हमको दो कोऑर्डिनेट दिए हैं स्मॉल पी क्यू से कैपिटल क्यू पी में, हमको क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्यू दे रखा है और पी दे रखा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें आप कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कंडीशन फॉर, कभी कभी तो ये भी आ जाती है, कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है, देखो पॉइसन ब्रैकेट हम एक चीज पढ़ते हैं, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्यू कॉमा कैपिटल पी और स्मॉल क्यू और स्मॉल पी, ये 1 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए बताओ, ये 1 के इक्वल होने चाहिए। तभी आप क्या कहोगे, अगर तुम क्यू पी इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो भी हमको गिवन क्यू पी दिया होगा। अब इस क्यू पी को आप ओपन कैसे करोगे, देखो पॉइसन ब्रैकेट को आप ओपन कैसे करोगे, सबसे पहले आता है डेल कैपिटल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू इंटू डेल कैपिटल पी अपॉन डेल स्मॉल पी माइनस, इसको ओपन करना आना चाहिए। अब देखो यहाँ माइनस क्या आएगा, डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल पी आता है यहाँ, इंटू डेल कैपिटल पी अपॉन डेल स्मॉल क्यू आता है,
इक्वल टू 1, ये लिखना आना चाहिए। अब देखो तुम डेल कैपिटल क्यू यहां से फाइंड आउट कर लोगे, है ना। इस कैपिटल क्यू को स्मॉल के रिस्पेक्ट में करना है, तो अल्फा क्या कितना आ जाएगा बताओ, अल्फा क्यू की पावर अल्फा माइनस 1 कॉस बीटा पी आ जाएगा। और पी को स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में करना है, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये क्यू की अल्फा तो सेम ही रहेगा, साइन का कितना हो जाएगा कॉस, कितना आएगा बीटा कॉस बीटा पी क्यू की पावर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और क्यू को अब तुम क्यू को स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में करो, स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में क्यू की पावर अल्फा माइनस क्यू की पावर अल्फा बीटा साइन अल्फा आ जाएगा। और कैपिटल पी को स्मॉल के रिस्पेक्ट में करो, तो अल्फा क्यू की पावर अल्फा माइनस 1 और साइन बीटा पी आ जाएगा। आप इन इक्वेशन को यहाँ रखना, रखने के बाद उसे इक्वेट कर देना, अल्फा बीटा को इक्वेट करोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हाफ आएगी और बीटा की वैल्यू 2 आएगी। तो सबसे जो समझने वाली चीज है ये पता होनी चाहिए कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये इसको सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत आसान और जल्दी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके को आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा पोर्शन ब्रैकेट को 1 के इक्वल रख दोगे। अब देखो द लैग्रेंजियन ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, ठीक है, दे रखा है, ऑफ x1 x2 डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी देखो ओमेगा निकालना है, जैसे अभी हमने किया था वही क्या है। सबसे पहले मैं लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, देखो डेल एल अपॉन डेल x1 का डॉट फाइंड आउट करता हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और mx1 mx.1 आ जाएगा ये, ठीक है, यही तो आएगा। और जब तुम डेल एल अपॉन डेल x1 करोगे तो बताओ वो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस के बाई 2 x2 आ जाएगा। अब इसके लिए आप इक्वेशन लिखो, डी बाई डी टी ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन लिखो, डेल एल अपॉन डेल x1 का डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल x इक्वल टू 0, गेटिंग द पॉइंट। तो देखो जब आप इसको करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ये mx1 का डॉट एक और बार करोगे तो कितना आएगा, mx1 का डबल डॉट आ जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ky2x2। ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास, ठीक है। अब सिमिलरली आप क्या करोगे, 2 के लिए लिखो। अब आप ऐसे क्या निकालो, देखो सिमिलरली डेल एल अपॉन डेल x डॉट का 2 निकालो। 2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 निकालोगे तो देखो इसको ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m x डॉट x2 आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, m ये आ जाएगा x2। क्लियर है ना, यही तो आएगा, आ रहा है, ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। एंड देखो डेल एल अपॉन डेल x2 निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस के बाई 2 x1 आ जाएगा। अब वही लैग्रेंज इक्वेशन यूज करो, आ रहा है बोलो, समझ में आ रहा है, डेल एल अपॉन डेल x, गेटिंग द पॉइंट। सारे पॉइंट देखो एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी टी करोगे तो m x डबल डॉट x2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस ये k बाई 2 x1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब आप क्या करना, देखो सेकेंड माइनस 1 कर दो, सेकेंड माइनस 1 करोगे तो m को कॉमन निकाल लो, x डबल डॉट माइनस x1 ये आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, माइनस के बाई 2, माइनस के बाई 2 को आप क्या करो कॉमन ले लो, और माइनस के बाई 2 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ, अंदर क्या बच जाएगा, x1 माइनस x2, तभी मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखो हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, x2 का डॉट माइनस x1 के डॉट को हम z ले रहे हैं, ठीक है, z का डबल डॉट हो जाएगा ये, x1 माइनस x2 को हम क्या ले रहे हैं, z ले ले रहे हैं। अगर हम इसको z ले रहे हैं तो, अगर हम इसको z ले रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 आएगा। हाँ, ये x2 माइनस x1 को हम क्या ले ले रहे हैं, x1 माइनस x2 को हम कितना ले ले रहे हैं बताओ, डॉट ले लेंगे, गेटिंग द पॉइंट। अब हम तुम इन माइनस करने के बाद यहां रख दो तो कितना आ जाएगा बताओ, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, m z डॉट माइनस k बाई 2 z इक्वल टू 0। अब देखो z डबल डॉट निकाल दो, माइनस k बाई 2 m z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी है, देखो ये इक्वेशन फिर से सिंपल हार्मोनिक की है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ,
ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई 2m आ जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के बाई 2m। देखो पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए इसी तरीके से तुमको, ठीक है, 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को पक्का और पक्का और पक्का तैयार कर लें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आए हुए। देखो एज्यूम द मीन लाइफ ऑफ ए म्यूऑन दे रखा है रेस्ट फ्रेम से इतना, ठीक है, मीन लाइफ दे रखा है हमको, मतलब ये जब रेस्ट डेल्टा टी नॉट दे रखा है जब रेस्ट फ्रेम में 2 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड, और तो टाइम डायलेशन का क्वेश्चन है डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v²/c², और तुमको क्या दे रखा है, v की जगह ये दे रखा है, इस पूरे की जगह दे रखा है क्या 2 × इसको तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे 1 - 0.095 c से c कट जाएगा, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो 6.4 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को भी आप तैयार करें। 39 40 देखो द पोजीशन ब्रैकेट बिटवीन थीटा, अगर देखो इफ हमारे पास थीटा इज कांस्टेंट है, अगर हमारे पास थीटा कांस्टेंट होता है तो थीटा और थीटा का डॉट का जो पोजीशन ब्रैकेट आता है 1 आता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्लियर हो चुका है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m लीनियर मोमेंटम phi एंटर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेक्टर a एंड स्केलर पोटेंशियल phi हैमिल्टोनियन। देखो जब तुम ये डायरेक्ट याद रखो इसे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, तो बी इज इट्स करेक्ट आंसर। अब देखो फिर से वही कैंसिल आ गया, इफ पी क्यू आर द पोजीशन ब्रैकेट एंड मोमेंटम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, नॉट कह रहा है, देखो नॉट, तो देखो पोजीशन ब्रैकेट के लिए आप वही कंडीशन रखो कि जो हमारे पास पोजीशन ब्रैकेट होना चाहिए Q और P का, Q और P ये 1 के इक्वल होना चाहिए। इसे ओपन करो, डेल कैपिटल Q अपॉन डेल Q इंटू डेल कैपिटल P अपॉन डेल स्मॉल p माइनस डेल कैपिटल Q अपॉन डेल स्मॉल p इंटू डेल कैपिटल P अपॉन डेल स्मॉल q इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप सॉल्व देखो ये वाला, देखो ये वाला, तो देखो जब तुम थर्ड वाले को लोगे ना, यहाँ तो कितना आ जाएगा ये माइनस, और यहाँ कितना आ जाएगा डेल कैपिटल Q अपॉन स्मॉल p करोगे तो ये आ जाएगा, बोलो -1, और ये भी कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 1, तो ये -1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो तीसरा वाला क्या होगा, ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तुम चेक भी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इज नॉट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, द लैग्रेंजियन ऑफ फ्री पार्टिकल स्फेरिकल फॉर्म दे रखा है, द क्वांटिटी विच कंजर्व की बात कर रहा है। देखो मैं इसमें से इसको चेक करता हूँ, सी वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, डेल एल अपॉन डेल फाई नॉट को मैं चेक कर रहा हूँ। इस इक्वेशन से आप डेल एल अपॉन डेल फाई नॉट निकालोगे तो कितना आएगा, फाई वाले टर्म को देख रहा हूँ, हाफ को भी बाहर ही रहने दो, ये आ जाएगा, ये आएगा 2r स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा, एंड डेल एल अपॉन डेल फाई फाई तो है ही नहीं इसमें 0, तो आप लैग्रेंजियन इक्वेशन लिखो, डेल एल अपॉन डेल फाई का डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल फाई इक्वल टू 0। अब देखो डेल एल अपॉन डेल फाई तो क्या है, डेल एल अपॉन डेल फाई तो 0 है, तो इसकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ से डेल एल अपॉन डेल फाई क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इस तरीके का एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो सी इज इट्स करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इज मूविंग इन इनवर्स स्क्वायर फील्ड इफ द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव, तो पैराबोला ही होगा इसका आंसर, ठीक है, पैराबोला इज इट्स करेक्ट आंसर। नाउ अब देखो द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल हमको दे रखा है, जनरलाइज मोमेंटा क्या होता है, p होता है, और p क्या होता है बताओ, p को हम कैसे पी आर इज द डेल एल अपॉन डेल आर का डॉट, डेल आर का डॉट करोगे तो कितना आ जाएगा, पी आर निकालो, 2 से 2 एम आर आ जाएगा, एम आर डॉट आ जाएगा, एंड पी थीटा इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल थीटा, सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करो,
हाफ से 2 से 2 कैंसिल, mr स्क्वायर थीटा डॉट। तो mr डॉट, ये mr डॉट होगा, यहाँ पर डॉट लिखा होगा, एंड mr स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ये mr का डॉट होगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्या आ जाता है, अब देखो मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल फिजिक्स से जितनी मैंने तुमको मैथमेटिकल फिजिक्स कराई थी, वो उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है कि ये बोल रहा है कि द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स से पूछ रहा है। आइगन वैल्यू क्या होती है बताओ, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, है ना। तो a माइनस लेमडा आई इज द 3x3 यूनिटरी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस लेमडा आई, ये कितना आ जाएगा बताओ, 0 माइनस लेमडा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा। ये इस तरीके से आ जाने वाला है, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसे ओपन करोगे तो माइनस लेमडा और ये लेमडा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा। लेमडा स्क्वायर माइनस 1, लेमडा स्क्वायर माइनस 1, और देखो इसके बाद ओपन करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, इसके बाद कितना आ जाएगा, प्लस लेमडा इक्वल टू 0। इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस लेमडा और लेमडा स्क्वायर माइनस 1 प्लस लेमडा इक्वल टू, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस लेमडा क्यूब प्लस लेमडा और माइनस लेमडा क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस लेमडा और प्लस लेमडा। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा को आप कॉमन निकालो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा एक की एक 0 वैल्यू हो गई, एक प्लस रूट 2 हो गई और एक माइनस रूट 2 हो गया, ठीक है। तो 0 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास प्रेजेंट है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन तुमको आएगा, कभी रैंक निकालने को आएगी, कभी आइगन वैल्यू निकालने को आएगी। तो प्रोसेस आपका ऐसा होना चाहिए, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 कर दो, वहां से आप लेमडा की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्री फिजिक्स से विच ऑफ द फॉलोइंग करॉस्पॉन्ड फंडामेंटल पार्टिकल, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक टेंसर कह रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक टेंसर के लिए क्या होता है, देखो सिमेट्रिक के लिए नंबर कितना होता है, देखो n माइनस 1/2 होता है, ठीक है। n तुमको क्वेश्चन में दिया होगा 1 2 3 के लिए, n 3 है, 3 माइनस 1/2, तो 3 2 जा 6 ये 3, सिमेट्रिक के लिए n माइनस 1, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए n प्लस 1 आता है, सिमेट्रिक के लिए प्लस आएगा, सिमेट्रिक के लिए प्लस आता है, एंटी सिमेट्रिक के लिए माइनस आएगा। तो कितना आएगा बोलो, 12/2, दैट मीन्स 6। सिमेट्रिक के लिए आता है प्लस, गलती मत करना, सिमेट्रिक के लिए आता है प्लस, ठीक है। तो 6 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो अब ये भी वही है, देखो एंटी सिमेट्रिक कह रहा है, एंटी सिमेट्रिक के लिए अब देखो n माइनस 1/2, एंटी सिमेट्रिक में माइनस आता है, कितने हैं 5 माइनस 1 और 2 20/2, दैट मीन्स 10, ठीक है। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, सीधे टेंसर से हैं। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द कंसीडरिंग हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन फॉर द लैटिस वाइब्रेशन से हम डीवे भी समझाते हैं, डोलोंग भी समझाते हैं, ऑप्टिकल ब्रांचेस भी समझाते हैं, देखो थर्मल एक्सपेंशन नहीं समझाते हम। तो डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो आर हमको पोजीशन वेक्टर दिया है 2 डायमेंशन में, गेट 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जब तुम इसका डाइवर्जेंस निकालोगे तो 2 आएगा और ग्रेडियंट निकालेगा तो आर कैप आएगा। तो आंसर भी लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स। नाउ देखो हमारे पास एफ एक्स वाई ये दे रखा है, डेल स्क्वायर एफ कह रहा है। डेल स्क्वायर एफ का मतलब तुमको 2 बार इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, है ना। इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 1 बार डिफ्रेंशिएट। डेल स्क्वायर एफ का मतलब समझ रहे हो, लाप्लास वेक्टर होता है, लाप्लासियन। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो एक्स और वाई का ही चल रहा है, ठीक है, यहाँ एक्स और वाई ही चल रहा है, और ये क्या है बोलो, जीरो है। तो सबसे पहले तुम इसको निकालो, दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स से निकालोगे ये आ जाएगा हमारे पास 3x²। जब एक और बार निकालोगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 6x आ जाएगा। और जब आप क्या करोगे डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे, ये आ जाएगा -6y²। जब आप डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालोगे -12y आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है बताओ, जीरो के इक्वल है, दैट मीन्स क्या है, 6x - 12y इक्वल टू जीरो है, 6x इक्वल टू 12y, और तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2y आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग किसमें होती है, रूबी लेजर में होती है। जिनॉन जिनॉन फ्लैश लैंप से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब एक ही तरह की वेवलेंथ, लेजर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोहेरेंस। अब देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, पी एन एक्स बी द लेजेंडरी पॉलिनोमियल, तो पी एन माइनस एक्स कितना होगा बोलो, -1 की पावर n+1 p डैश एन एक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, द गेन ऑफ ए वोल्टेज फॉलोअर 1 होता है, यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सी। अगला, द आइडियल वैल्यू ऑफ इनपुट इम्पिडेंस इनफाइनाइट होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अगर तुम इसका a क्रॉस b करोगे, उसको जीरो के, अगर लीनियरली डिपेंडेंट के लिए a क्रॉस b जीरो आना चाहिए, जब तुम इनका a क्रॉस b जीरो निकालोगे ना, वो जीरो नहीं आता है, तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a इक्वल टू वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड वाई के कैप एंड c इज द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस z इक्वल टू 1 विद द सेंटर, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। इसका जब तुम सॉल्व करोगे स्टोक्स थ्योरम लगा के, तो ये जीरो आ जाएगा। नेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स क्या होगी, देखो, ए डेकर ए इक्वल टू ए डेकर इक्वल टू आई यूनिटी आनी चाहिए। ए डेकर का मतलब क्या है, सबसे पहले मैट्रिक का ट्रांसपोज करो, कंजुगेट करो, ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स आ रही होगी, ठीक है। 61 का डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, ये एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको क्या दे रखा है। देखो, हमको यहाँ क्या दे रखा है, 2 आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 1 एंड -1। आजकल इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, दो वैल्यू दी है, तीसरा निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे, देखो, कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू होना चाहिए ट्रेस। ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, 3 + 2 + 1, और यहाँ सम करना है 1 + -1 प्लस क्या, λ3 है ना, तो यहाँ से λ3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए है, सॉरी है ए, 3 नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है, a + 2 + 1, तो λ3 इक्वल टू a + 3 आ जाएगा, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट दूसरा क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ये क्या होता है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट इक्वल टू करोगे तो 1, पहला वाला क्या करोगे, बोलो, प्रोडक्ट 1 -1 λ3 इक्वल टू, इसका जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे ना 2a - 9 आएगा, तो यहाँ से λ3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a - 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आप a की वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, λ3 - 3 आ जाएगी, है ना। इस a की वैल्यू को आप कहाँ रखना पता है, इस a की वैल्यू को आप उठा के यहाँ रखना, देखो इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करना आप, तो जो λ3 आ जाएगा ना वो 5 आ जाएगा। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट आप याद रखो, सम ऑफ आइगन वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, गेटिंग द पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स रियल होते हैं, रियल।
और अगर तुमसे स्क्यू स्क्यू हर्मिशन, और अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि आप स्क्यू और एंटी के बारे में बताओ, एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, इसके लिए जो आइगन वैल्यू क्या होती है बताओ, जीरो एंड इमेजिनरी, क्या पता ये भी आ सकता है, इसी के साथ इसको भी सीख लो। गेटिंग, आ रहा है समझ में, बताओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, यहाँ से तुमको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारी क्वेश्चन ऐसी छपे मिलेंगे। क्वांटम में कम्यूटेटर एल्जेब्रा, आगे देखो, इसको करने के लिए तुमको ये पता होना चाहिए एक्स की पावर एन और पी कैप पता होना चाहिए। इसका आंसर आता है देखो, आई एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका आंसर होता है, ठीक है। अब इसको तुम इसके लिए अप्लाई कर दो एक्स क्यूब के लिए, एक्स क्यूब पी का आंसर कितना होगा बताओ, आई एच कट तो आएगा ही आएगा, एन की जगह 3 आ जाएगा, और एक्स की पावर 3 माइनस 1 2, तो क्या आ जाएगा 3 आई एच कट एस का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से आप इसे कर सकते हो। द डीजेनरेसी ऑफ द स्पेक्ट्रल टर्म, अब देखो डीजेनरेसी का मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है तुम्हें। डीजेनरेसी मतलब कितना होता है बताओ, डीजेनरेसी का मतलब कितना होगा बोलो, 2j+1, 2j+1। सबसे पहले आप क्या करो, स्पिन मल्टीप्लिस एस निकाल लो, इसको तुम 3 से कर लेना, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, एस इक्वल टू 1 आ गया, और एल इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, एफ है, एस पी डी एफ, एल की वैल्यू 0 1 2 3, इसके लिए कितनी है बताओ 3, एल की वैल्यू एफ के लिए 3 है, तो जे की वैल्यू, जे की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, एल प्लस एस, जे की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, एल प्लस एस, एल प्लस एस से मॉडुलस ऑफ जे की वैल्यू माइनस नहीं होती है, तो एल प्लस एस करोगे तो 4 और 3 माइनस 1 2, 2 और 4 के बीच में कितने नंबर आएंगे बताओ, एक ही नंबर आएगा 3, तो ये जे की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास टर्म क्या बन गया बताओ, 3f 4,3,2 बन गया। अब आप वो करो डीजेनरेसी निकालो, 2j+1, 4 के लिए निकालो 8 और 1 9, और 3 के लिए निकालो 6+1 2j+1, किसके लिए निकालो 3 के लिए 6 और 1 7, और 2 के लिए निकालो 2 2 जा 4 1 5, तो कितना आ गया 10 14 14 और 20 21 आ गया। देखो यहाँ सम पूछ रहा है तुमसे, 21 इज द करेक्ट आंसर। देखो एक और क्वेश्चन कराया था मैंने, तो डीजेनरेसी के लिए इस तरीके से आप अप्रोच करना। आ रहा है बताओ, डीजेनरेसी निकाल लोगे तो यस टाइप करो, अगर आप डीजेनरेसी फाइंड आउट कर लेंगे तो यस टाइप करो, ठीक है, यस टाइप करेंगे आप, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, न्यूट्रॉन पासिंग थ्रू अ डिटेक्टर इज डिटेक्ट बिकॉज द सेकेंडरी particle provides a nuclear reaction in the detection medium, तो D is ऑप्शन करेक्ट। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी की बात, तो बाइंडिंग एनर्जी का देखो उसमें कौन कौन सी आती है, सरफेस एनर्जी, कूलाम एनर्जी, और वॉल्यूम एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, सिमेट्रिक एनर्जी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास क्या होता है देखो, इफेक्टिव मास से न्यूमेरिकल भी आता है, एच कट अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, ठीक है। तो जब डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव होगा, और जब डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग सरफेस एनर्जी की बात पूछ रहा है, सरफेस एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी A2 की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट ऑन हेड्रॉन्स, किसमें, हेड्रॉन्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियर फोर्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, न्यूक्लियर फोर्स स्पिन में डिपेंड करते हैं, स्पिन इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, डी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग एल और सी चार्ज कूलाम, लैग्रेंजन लिखना है, लैग्रेंजन के लिए क्या लिखोगे बताओ, एल इक्वल टू टी माइनस वी, एल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एल आई का स्क्वायर, और वी, और यहाँ क्या होगा वो तो ये तो, और कैपेसिटर में क्यू स्क्वायर बाई 2c हो जाएगा, ऐसा तो लिखा है नहीं, तो आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, तो ऑप्शन सही आ जाएगा अब, हाफ एल क्यू डॉट का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2c। अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने को कह रहा है ना, वो भी निकाल देना आप, तो हाफ एल क्यू डॉट का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2c,
माइनस, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? हाँ, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी है, हाँ? तो बी वाला ऑप्शन सही है। देखो ए वाले में न्यूमरेटर में है डेसिमल इक्विवेलेंट, देखो डेसिमल से तुमको किस में बदलना है, बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। तो कन्वर्जन सिखाया था कैसे करेंगे। देखो यहाँ से चलना शुरू करो, 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है। 16 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, 27 आ रहा है। 16 17 18 19 20 और 7 27 आ रहे हैं, तो ए करेक्ट ऑप्शन। तो एक ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन आता है। इन द मोस्ट जनरल केस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नॉट सेकंड ऑर्डर टेंसर, स्ट्रेन, स्ट्रेन इज नॉट, ठीक है, स्ट्रेन इज अ नॉट सेकंड ऑर्डर टेंसर, बाकी सबके सब क्या है, सेकंड ऑर्डर टेंसर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेकंड ऑर्डर टेंसर है। द स्टर्न एंड गैलरिक एक्सपेरिमेंट, the magnetic field is non-uniform because only rotatory motion, no translatory motion। स्टर्न एंड गैलरिक मोशन ने स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव करके दिखाया, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ए लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन और टू पास्टन की बात कर रहा है। देखो मैक्सिमम मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, E = SC/λ होता है। अब देखो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी तो कम होगी ना, और एनर्जी कब होगी, एनर्जी कम कब होगी, जब ट्रांजिशन बगल से ही हो रहा होगा, आसपास एनर्जी लेवल से हो रहा होगा। तो मैक्सिमम के लिए देखो, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आप क्या करो, 1/λL निकालो। आर देखो लाइमन क्या होगा, N1 कहाँ, ये तो 1 का स्क्वायर माइनस N2 क्या होगा, जब बगल वाले एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आएगा। तो यहाँ इस केस में N2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, R 1/1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 3 बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लैम्डा 1/λL, ठीक है, आ जाएगा। और अब देखो फॉर पास्टन, पास्टन कब मिलेगी बताओ तुमको, पास्टन के लिए n कितना होगा, 1/λ पास्टन इक्वल टू R 1/n, लाइमन बाल्मर पास्टन, N1 इक्वल टू कितना होगा, 3, N1 इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर, N2 का मतलब बगल वाली से 4 से आएगा 3 में, तो 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, R 1/9 माइनस 1/16, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का रेशियो ले लेना, जब आप इन दोनों का रेशियो ले लोगे सॉल्व करने पर, तो ये 7/108 आ जाएगा, ठीक है ना। रेशियो लेके आप सॉल्व कर लेना, तो 7/108 आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी तुम लाइमन के भी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो निकाल लेना, बाल्मर की भी सीधे याद होनी चाहिए, तो बड़ा जल्दी टाइम सेव हो जाएगा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, देखो पहला वाला भी सही है, ए कह रहा हूँ तो B क्रॉस C अपॉन नीचे तो वॉल्यूम B में C आएगा, और C में A क्रॉस B नीचे तो वॉल्यूम ही आएगा, और तो इसका D इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी सही है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल फाइबर है, मिराज है, ब्रिलियंस है, सेकंड वाला नहीं है, डिफरेंस बिटवीन रियल, ये रिफ्रैक्शन की इवेंट है, ये रिफ्रैक्शन की इवेंट है, ठीक है। 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 कॉन्टेक्ट में रखी हुई है पावर, तो ये क्या आ जाएगा, पावर इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 दे रखा है, f1 80 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये f1 माइनस होगा, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का प्लस होता है सॉरी, और f2 कितना दे रखा है, कॉनकेव है तो माइनस 50 सेंटीमीटर होगा। हमसे पावर पूछ रहा है, 1/f इक्वल टू रिजल्टेंट फोकल लेंथ है, ऐसे देते हैं हम, ठीक है। तो ये 1/80 मीटर में बदलो 100, ठीक है, बीच में माइनस आ जाएगा आप कॉनकेव की वजह से, 1/50 मीटर में बदलो, ये इस 100 को ऊपर ले जाना, सॉल्व करके 0.75 डायप्टर आ जाएगा,
जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। पावर से भी बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म विद, तुमको प्रिज्म एंगल दे रखा है, प्रिज्म एंगल और मिनिमम डेविएशन दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन ए कितना दे रखा है 60 प्लस 30 90, 90 बाई टू 45, 45 अपॉन साइन 60 बाई टू 30, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2 और 1/2, दैट मीन्स √2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करोगे तो एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, फोर्थ वाला सही नहीं है, ठीक है। और देखो ये क्या कह रहा है, अब हमारे पास देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको पी एन एक्स दे रखा है। देखो हमको क्या दे रखा है, 3x² प्लस 3x प्लस 1 दे रखा है। ये हमको क्या दे रखा है, पी एन एक्स दे रखा है। पी एन एक्स लीजेंड्रे पॉलिनोमियल दिया है, कह रहा है कि इसको आप लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। तो आपको देखो x² x और इसकी सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए लीजेंड्रे में। तो देखो मैं इन सबकी वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो 3x² की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/2, ठीक है। कितना है? देखो 1/3 2p2x, ठीक है। और प्लस इसको मैं लिख सकता हूं p0x, ठीक है। अब प्लस 3x, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p1x लिख सकते हैं। और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, p0x, p0x की वैल्यू 1 होती है। तो 1 को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो चुका है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 2p2x, 2p2x। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2p2x प्लस प्लस आ जाएगा प्लस p0 आ जाएगा। देखो ये प्लस p0 प्लस प्लस 3p1 प्लस प्लस कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करोगे तो 3p1x आ जाएगा। समझ पा रहे हो, 3p1x आ जाएगा। तो ये देखो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तुमको दोनों चीज पता होनी चाहिए। p1 p0 p1 p2 p3 p4 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। कभी कभी तो सीधे वैल्यू पूछ लेता है, और कभी कभी लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म्स में भी एक्सप्लेन करने को कहता है। तो 2p2x 3p1 p0, सिर्फ p0, 2p2x है कहीं पे, और प्लस 3p1, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है एक बार चेक करेंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लोगे तो बात बन जाने वाली है। p0 आएगा हमारे पास, ठीक है। p0 4p0 आएगा, 4p0 आ रहा है कहीं पे, टू p2x आ रहा है, और p0 आ रहा है 2p2x प्लस 3p1। तो यहां से देखो क्या आएगा, p2, देखो 2p2 तो आएगा, ठीक है। 2p2 तो आ रहा है हमारे पास, और फिर p0 आ रहा होगा, और 3p1x। कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है एक बार चेक कर लो। 2p2x प्लस 3, ये वाला होगा। देखो यहाँ पर 2 लिखा होगा है, यहाँ पर 2 लिखा होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे, एक बार इसको आप चेक कर लोगे। मतलब करने का तरीका हमेशा ऐसे होगा, आपको p1x p2x p3x की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप यहाँ इसमें वैल्यू रखना, सॉल्व करना, कोई एक ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके का आप क्या करेंगे, ऐसा करना, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लॉजिक गेट रिप्रेजेंट। देखो ये नॉट गेट है, नॉट यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से ए बार, यहाँ से बी बार, अंदर नॉर गेट है वो। अंदर क्या होगा बताओ, ए बार प्लस बी बार, बाहर क्या आएगा बार। ये आउटपुट मिल गया। अब देखो तुम इसको ब्रेक कर दो यहाँ से, और प्लस को डॉट से बदल दो, तो कौन सा आ गया बताओ, ये ए डॉट बी, एंड गेट आ गया। कौन सा आ गया, एंड गेट। अब देखो
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इंफ्रारेड माइक्रोवेव अल्ट्रा, तो सबसे पहले माइक्रोवेव आएगी, फिर इंफ्रा, फिर अल्ट्रा, फिर गामा रेज आएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में जो बेस होता है ना सबसे कम डोपिंग होती है उसमें, बेस इज हैज द लीस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप में क्या होता है देखो, एन टाइप में जो मेजोरिटी होते हैं, एन टाइप में जो मेजोरिटी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन टाइप में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी, इलेक्ट्रॉन आर एन टाइप के बारे में बात कर रहा है। एन टाइप में देखो मेजोरिटी कौन होगा, मेजोरिटी तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, और माइनॉरिटी कौन होगा, माइनॉरिटी तो कौन होंगे, होल। और एन टाइप में आप पेंटावेलेंट मिलाओगे, पेंटावेलेंट पांचवी ग्रुप की इंप्योरिटी कौन सा है देखो, होल्स आर माइनॉरिटी, बिल्कुल ठीक है, होल्स आर माइनॉरिटी एंड पेंटावेलेंट, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी तो होते हैं पर पेंटावेलेंट मिलाता हूँ, होल से मेजोरिटी होते हैं, तो डी वाला सही बैठ रहा है देखो, माइनॉरिटी होल होते हैं और पेंटावेलेंट मिलाता हूँ। तो इस तरीके से कंफ्यूजिंग करने के लिए आता है, तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब देखो करंट निकालनी है मुझे। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। अब देखो होगा क्या, इसका ये जो देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन ऐसे होता है ऐसे, ठीक हो गया, पी और एन, ये वाला एन हो गया, ये वाला पी। ये देखो बैटरी का पी नेगेटिव से कनेक्ट है और एन पॉजिटिव से, तो ये वाला जो होगा ना ये रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, करंट फ्लो नहीं होती है तो सर्किट बस करंट कैसे फ्लो होगी ऐसे, और फॉरवर्ड बायस में जो ये जो है एक वायर की तरह काम करता है, तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी। तो करंट आई वी इक्वल टू आई आर, आई निकालनी है, वी कितना दिया है 5, आर कितना दिया है देखो 30, और आर कितना हो जाएगा 20 और 30 50, 5/50 या 1/10, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो रिवर्स बायस, अगर रिवर्स बायस करोगे तो क्या होगा, रिवर्स बायस लगाने से जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, डिप्लेशन लेयर विड्थ बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन। मुझे कमेंट करके बताओ कि फॉरवर्ड बायस अप्लाइज टू जंक्शन डायोड क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बताओ क्या होगा, और पोटेंशियल बैरियर क्या होगा बताओ, जल्दी से करो, जल्दी से करो कि क्या होगा बताओ। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस भी तो आ ही सकता है, सुन पा रहे हो, तो फॉरवर्ड बायस के लिए वो जल्दी से कमेंट करके लिख दो। अगला क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर 40 होती है, और फुल की इसकी 81 के आसपास होती है, याद रखना उसे 81.6 फुल वेव रेक्टिफायर। डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है h/2me, ये किस में होती है बताओ, और एनर्जी तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है 6.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, एनर्जी दे रखी है 150, इसमें वोल्ट में बदलो, -6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना जूल, 1.6 10⁻⁻ जूल, जब सॉल्व करोगे 10⁻⁻8 आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफेक्टिव मास निकालना है। इफेक्टिव मास के लिए तो मैंने बताया था तुमको अभी, h/d²E/dk²। देखो ये, अब जब तुम क्या करोगे पता है, d²E/dk² करोगे, और उसमें तुमने क्या रखना है बताओ, k इक्वल टू k0 रखना है, k इक्वल टू k0 रखना है, तो इतना आ जाएगा कितना, 2a + 12b k0 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसको तुम उठा के यहाँ रख देना, इसकी जगह रख देना इसको, तो ये सी वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इफेक्टिव मास तुम्हें फॉर्मूला पता होने चाहिए, कैलकुलेशन आ जाती है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अलाउड, मैं बैरियन नंबर चेक कर दे रहा हूँ, बैरियन नंबर चेक करो, अगर दोनों में इक्वल आएगा तो सेम। बैरियन नंबर देखो, बैरियन नंबर की न्यूक्लियॉन्स का 1 होता है और मेजोन का 0 होता है। तो देखो ये प्रोटॉन, प्रोटॉन का एंटी है -1, इसका 1, इसका 0 और ये 0, अलाउड होगी। देखो ये LHS इक्वल टू RHS आ गई, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही आंसर होगा। इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करते हैं, एमिटर टू बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन फॉर पॉइंटिंग वेक्टर, E×B/μ0, E×B/μ0, E×B/μ0,
ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड, हमेशा याद रखना जीरो होगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसी क्लोज्ड पाथ में हमेशा जीरो होता है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद एक न्यूटोनियन फिजिक्स का बड़ा ही अच्छा क्या आ चुका है, न्यूटोनियन फिजिक्स का एक बड़ा बेहतरीन आ चुका है, सरफेस फ्रिक्शन T1 और T2 निकालना है, और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। इसमें एक टेंशन ऐसा, ये T2 ऐसा भी लग, ये T2 है, ये है T2 और ये है T1, और ये इससे अवे तो इससे अवे ऐसा, ठीक है, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। रेशियो लेना है तो मुझे एक्सेलरेशन निकालने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं T2 फाइंड आउट कर लेता हूँ, यहाँ तो कोई फोर्स नहीं है, F बराबर ma, T2 बराबर कितना आ जाएगा ma का मतलब कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा, क्योंकि इधर तो कोई फोर्स है नहीं। अब देखो T1 के लिए मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, एक ही जैसा, इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 a आ जाएगा। तो T2 इक्वल टू 15a आ जाएगा। हमसे तो रेशियो पूछ रहा है, a से a कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बताओ, हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से T2 और हमसे T1 अपॉन T2 पूछ रहा है, 15a अपॉन 3a, 5:1, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आता है। अब देखो, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल ऑन हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लो को हाई में चेंज करना। अगला क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 300% मोमेंटम। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी आप इनिशियल कितना ले लेना 100, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ जाएगी बताओ 300, 100 प्लस 300 400 हो जाएगी। अब तुम क्या जानते हो बताओ, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। यहाँ से तुम क्या करोगे, P फाइनल अपॉन P इनिशियल निकाल लेना, कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा ये। अब क्या करोगे, दोनों ओर से 1 माइनस करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, -1 इंटू 100, यह आ जाएगा 2 - 1 इंटू 100। बताया था ना, बहुत अच्छे से सिखाया है। तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ये आ जाएगा 100%। समझ में आ रहे हो, ये तो सिखा रखा है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोडेम इज अ डिवाइस विच परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये है, देखो, ठीक है। तो आज ये देखो, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मॉडल पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग फिजिक्स के एग्जाम के लिए। इसमें से क्या हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत सब हर लेवल ऑफ फिजिक्स का इसमें यूज़ किया गया है, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो अनदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को इसमें रखा गया है, ठीक है। तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है एग्जाम में आने की, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो कल हमने 100% क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और आज 100 को क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो टोटल 200 क्वेश्चन का हमारे पास क्या हो गया, एक मॉडल पेपर हो गया है। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए हैं एक बार उसे खुद करके देखें आप, ठीक है, जिससे कि जो एग्जाम टाइप में जो होगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम कम लगने से क्या होगा, जो सक्सेस का रेट है उसके बहुत पास तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।